नमस्कार दोस्तों। लॉ ऑफ वन यानी एक का कानून, या कह लीजिए एक का ज्ञान, या कह लीजिए एक के तरीके, यह उसका 18वां सत्र है जो कि फरवरी 4 1981 को रिकॉर्ड किया गया था। दोहराया जाता है कि इस किताब द्वारा दी गई सभी सूचनाएं और जानकारियां आप मान भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और सिरे से खारिज भी सकते हैं, क्योंकि यह आपकी फ्री विल है जो कि अनंत रचयिता द्वारा आपको दी गई है। एक बात और कही जाती है कि लॉ ऑफ वन पूरी तरह से सबके लिए फ्री है। यदि कोई इकाई या व्यक्ति इसको निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करे तो वह उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। एक बात और कही जाती है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति या इकाई इस एक के ज्ञान को दूसरों से साझा करना चाहे अपनी परिवर्तित भाषा में, तो वह कर सकता है, क्योंकि यह उसकी फ्री विल है। तो पहला सवाल डॉन करते हैं। मैं पिछली रात सोच रहा था कि यदि मैं रा की जगह होता और लोगों को एक के कानून के बारे में जानकारियां दे रहा होता, तो एक के कानून की पहली विकृति या कह लीजिए हिस्से के कारण हो सकता है कि सही जानकारियों के साथ गलत जानकारियां भी मिल सकती थी। आपके साथ भी ऐसा होता है। तो रा कहते हैं, हम ऐसा जानबूझकर नहीं करते हैं, हालांकि कन्फ्यूजन हो सकता है। इस वक्त इस गलती का कारण है कि कार्ला ने एक रसायन का सेवन किया है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी गलत जानकारियां नहीं दें। हम तो बस उस एक रचना और बुद्धिमान एकता के अनंत रहस्य के बारे में बता सकते हैं। तो आगे डॉन कहते हैं, क्या बता सकते हैं कि कार्ला ने कौन से रसायन का सेवन किया है जिसके कारण हमारा संपर्क प्रभावित हो रहा है? तो रा कहते हैं, आपका सवाल स्पष्ट नहीं है, क्या फिर से पूछ सकते हैं? तो डॉन कहते हैं, आपने अभी बताया है कि आपको संपर्क में दिक्कत आ रही है क्योंकि कार्ला ने कुछ रसायन का सेवन किया है। क्या आप बता सकते हैं कि वह रसायन कौन सा है? तो रा कहते हैं, उस रसायन को एलएसडी कहते हैं। यदि इसका उपयोग किया जाता है तो ये संपर्क को प्रभावित नहीं करता है। इस रसायन से दिक्कत यह आती है कि जब इसका असर कम होता है तब इसके नाटकीय प्रभाव होते हैं। इस कारण जब भी कार्ला इस सत्र की शुरुआत करती है तब इस रसायन के कारण उसकी ऊर्जा प्रभावित होती है। हालांकि इस वक्त यह रसायन उसकी ऊर्जा को सत्र के दौरान बढ़ा नहीं रही है, यानी कि यह रसायन का प्रभाव कम हो गया है। फिर भी यदि हम देखते हैं कि यदि संपर्क प्रभावित हो रहा है तो हम कुछ समय के लिए संपर्क काट देते हैं ताकि हम कार्ला को सुरक्षित रख सकें और उसका ख्याल रख सकें। तो दोस्तों यहाँ पे हुआ क्या था, कार्ला की एक दोस्त हुआ करती थी। उसने बहला फुसला कर ना कार्ला को एलएसडी दे दी थी, तो कार्ला ने एलएसडी ले ली थी। अब एलएसडी का क्या होता है, वो जब ऊपर जा रही होती है, मतलब जब उसका नशा होता है ना, वो जाता है तो उसके बाद क्या कहते हैं, आप हो सकता है एक बार को क्या कहते हैं दूसरी अनंत क्या कहते हैं बुद्धिमानिता तक चले जाओ या फिर दूसरी डायमेंशंस में चले जाओ, परंतु ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है इसको करने का। मेडिटेशन से बढ़िया कोई तरीका नहीं है। जब ये उतरता है ना तो हो सकता है आपको साइकिक अटैक्स भी पड़ जाए। इसीलिए हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके की ड्रग्स, किसी भी तरीके की इस तरीके के रसायन का इस्तेमाल का कोई भी हम किसी भी तरीके के नशे को सपोर्ट नहीं करते हैं। तो आगे डॉन कहते हैं, क्या ऐसा कोई खाना है जो इस वक्त कार्ला खाए तो उसके लिए मददगार हो या हानिकारक हो? तो रा कहते हैं, इस समय कार्ला का शरीर बीमार है, इसलिए वह वही खाए जो उसके लिए बेहतर हो, जैसे कि अनाज, सब्जियां इत्यादि। हालांकि इस सवाल का कोई इतना महत्व नहीं है क्योंकि कार्ला का झुकाव रचयिता की सेवा में काफ़ी अधिक है। लेकिन अभी जब कार्ला की ऊर्जा नीचे जा रही है तो वह कभी कभी यदि चाहे तो मांसाहार ले सकती है, जिससे उसकी कमजोरी ठीक हो सकती है। अच्छा दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि रा है तो सूरज के अंदर और ये कह रहे हैं कि भाई मांसाहार खा लो। ऐसा नहीं है। रा को पता है कि इस धरती पे हर प्रकार के लोग हैं और सबके अलग अलग खाने हैं, ठीक है। तो यदि वो आपको ये कहें कि ऐसा कर और ऐसा ना कर, या फिर ऐसा खा और ऐसा ना खा, तो इन दोनों केस में ही आपकी आज़ादी का उल्लंघन हो सकता है। लेकिन उन्होंने तरीका बता रखा है कि अगर तू वो खाना चाहती है, क्योंकि हो सकता है कार्ला खाती हो, तो यदि वो खाना चाहे तो खा सकती है। लेकिन उससे पहले उन्होंने बोला है कि अनाज और सब्जियां भी खाएगी ना तो भी उसका काम हो जाएगा। ऐसी मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इस चीज़ का। तो आगे डॉन कहते हैं, मेरा जिम की तरफ से
एक सवाल है जो कि मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ। हमारी धरती में काफ़ी आध्यात्मिक परंपरा, जहाँ हम सत्य की खोज करते हैं, वहाँ ऐसी मान्यता है कि हमें स्वयं को मिटाना होता है तथा भौतिक संसार को नज़रअंदाज कर देना होता है, ताकि हम निर्वाण को प्राप्त कर सकें, या कह लो निर्वाणा प्राप्त कर सकें, जिसे कि प्रबोध या कह लो एनलाइटनमेंट भी कहते हैं, या कह लो प्रभुति कहते हैं। तो व्यक्तिगत स्वयं तथा हमारी सांसारिक गतिविधियों की भूमिका क्या है, जो एक इकाई के विकास में सहायक हो ताकि वह एक के कानून में आगे बढ़े। तो दोस्तों यहाँ पे डॉन पूछ रहे हैं कि हमने जैसे अपने अपने धर्मों में हम सबने सुना होता है कि भाई ये घर परिवार छोड़ो, एक कोना पकड़ लो, उसके अंदर बैठ के अपना मेडिटेशन करते रहो और उससे तुम्हें जो है निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, या कह लो मतलब प्रभुति हो जाएगी, या कह लो समाधि में बैठ जाओ। तो उस तरीके से आगे निकला जा सकता है। तो वो एक मेथड है, बट ऐसा नहीं कि केवल वो ही एक मेथड है। तो यहाँ पे उसी के बारे में पूछा कि क्या किसी व्यक्ति को ऐसे घर वर छोड़ के और फिर अलग निकल जाना चाहिए और फिर इस काम को करना चाहिए। तो राय इसका जवाब देते हैं, इस घनत्वता में किसी भी इकाई की भूमिका यह होती है कि जिसकी उसे इच्छा होती है उन सारी चीज़ों का वो अनुभव ले, फिर उसका विश्लेषण यानी एनालिसिस करे, उससे समझे और अपने अनुभवों को स्वीकार करे, फिर उसे अपने अंदर के प्रेम प्रकाश से शुद्ध यानी डिस्टिलिंग करे। किसी पर भी काबू नहीं पाना होता है, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है वह अपने आप छूट जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखो रा ने कितनी सुंदर बात कही है। रा ने कहा है कि ये जो घनत्वता है ना हमारी, इसके अंदर हमारे को एक्सपीरियंसेस अनुभव लेने हैं, जितने तरीके के ले सको उतने तरीके के ले लो। और देखो जो अनुभव आपको अच्छा नहीं लगेगा वो छूट जाएगा, जो अच्छा लगेगा वो आप करने लग जाओगे। परंतु किसी भी अनुभव को बार बार करने से ना होता क्या है कि वो उसमें रेपिटेशन आ जाती है। अब रेपिटेशन आती रहेगी ना तो एक वक्त के बाद जाने के बाद इंसान बोर होने लग जाता है उससे। तो इसलिए कहते हैं कि जितने ज़्यादा अनुभव ले सको ना, जितने तरीके के अनुभव ले सको, उससे आपकी मतलब आपका जो ओवरऑल जो प्रगति है ना वो ज़्यादा तेज़ी से होगी, रादर देन ये कि आप किसी कोने में बैठ जाओ और ये करो। वो भी एक तरीका है, ये नहीं है कि वो कोई तरीका गलत है, वो भी एक तरीका है। पर जैसा कि राह कह रहे हैं, इस घनत्वता में तो अनुभव लेने होते हैं। जितने ज़्यादा ले सको उतने ले लो, जितने अलग अलग तरीके के ले सको उतने ले लो, और जितने सुंदर अच्छे ले सको उतने ले लो। तो आगे राह कहते हैं, इच्छाओं के विश्लेषण के कारण ही झुकाव होता है। इन इच्छाओं का झुकाव सचेत रूप से अधिक प्रेम प्रकाश की ओर होता है, क्योंकि इकाई शुद्ध अनुभव में स्वयं को प्रस्तुत करती है। इसी इच्छा के कारण आप में संतुलन आता है। तो देखो दोस्तों, दोबारा यहाँ पे राने कह दिया है कि जैसे जैसे तुम अनुभव लेते जाओगे ना, वैसे वैसे तुम्हें पता चलता जाएगा कि तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। बस ये दो चीज़ें होती हैं, क्या अच्छा है क्या नहीं है अच्छा, बस सही गलत नहीं, अच्छा क्या लग रहा है और बुरा क्या लग रहा है, बस ये चलता रहता है। और उसी में से फिर आपका एक झुकाव बनना शुरू होता है कि आपको किस तरीके की चीज़ें पसंद है। अब हो सकता है किसी को अध्यात्म पसंद हो, किसी को अध्यात्म पसंद ही ना हो, क्रिकेट पसंद हो, किसी को फुटबॉल पसंद हो, किसी को ऑफिस से आने का टीवी ही देखे जा रहा है वो, उसको वो पसंद हो। लेकिन जो वो करता जाएगा ना, उससे उसका झुकाव पैदा होता चला जाएगा, और जैसा उसका झुकाव पैदा होता चला जाएगा वो उसके कर्म में आ जाएगा, और उसी से ही उसको संतुलन बनाना होता है कि क्या अच्छा लग रहा है और क्या अच्छा नहीं लग रहा है, और जो अच्छा लग रहा है उसका भी उल्टा देखना, और जो अच्छा नहीं लग रहा है उसका भी उल्टा देखना, तब संतुलन बनना शुरू होता है। फिर आगे राह कहते हैं, हमने पाया है कि किसी भी तरह की इच्छा का ज़रूरत से ज़्यादा झुकाव होने से संतुलन बिगड़ जाता है। यह संतुलन को बनाए रखने का एक तरीका यह भी है कि जो भी कार्य आप करें उसे करने से पहले यह ज़रूर सोचें कि यह करने से दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। इस तरह स्वतंत्र इच्छा की रक्षा होती है। और दोस्तों देखो, दोबारा राह ने देखो कितनी सुंदर बात कही है। तुम्हें जो अच्छा लग रहा है तुम वो करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमेशा कुछ भी करने से पहले ये सोचो कि कहीं इससे किसी दूसरे की आज़ादी का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। आप उससे पूछ सकते हो, मांग सकते हो। ऐसे करोगे तो यदि उसकी इच्छा होगी तो या तो आपको दे देगा, नहीं होगी तो नहीं देगा। तो इससे आप अपनी स्वतंत्र इच्छा की रक्षा कर सकते हो। और इसलिए कहते हैं कि कभी भी ना ये नहीं एक्सपेक्ट करके चलना चाहिए कि जो मैं मांग रहा हूँ, जो मैं पूछ रहा हूँ वो मुझे मिल ही जाएगा। नहीं, मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो कोई बात नहीं, आगे चलो। यही तरीका होता है अपना संतुलन बनाने का। फिर आगे राह कहते हैं, किसी भी चीज़ पर काबू पाना नासमझी होती है, क्योंकि काबू पाना एक असंतुलित क्रिया है, जिससे कि आगे चलकर हर वक्त संतुलन बनाने में कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। इस प्रकार जब आप ऐसा वातावरण बना देते हैं जिसमें संतुलन हो,
तो यह आपकी ज़िंदगी के फैसले को आसान बना देता है। शुरू में मुश्किलें होती हैं, परंतु बाद में यह ऐसा हो जाता है जैसे कि आप इसमें निपुण या कह लीजिए एक्सपर्ट हो गए हो। तो देखो वही दोबारा बात राज ने बोली, देखो संतुलन जो है ना, दूसरों पे कब्जा पाने की कोशिश करोगे या किसी भी इवन किसी स्थिति पे भी कब्जा पाने की कोशिश करोगे ना, क्योंकि हमारी आदत होती है कि हम चीज़ों को कंट्रोल में रखें, ये भी कंट्रोल में हो वो भी कंट्रोल में हो, और जब मान लो आप किसी चीज़ पे कंट्रोल करते हो, कंट्रोल जाने लगता है ना, तो आपके अंदर आने लग जाती है इनसिक्योरिटीज़, यानी आपको डर लगने लग जाएगा कि ओ मेरे हाथ से कहीं ये छिन ना जाए। तो वो छिनने के डर की वजह से ना अंदर डर पैदा होना शुरू होता है, जिसकी वजह से असंतुलन बनना शुरू हो जाता है। तो यदि आप पहले ही सोच के चलो कि ये मेरा नहीं है, सब कुछ रचयिता का बनाया हुआ है, बस इसमें मुझे संतुलन बना के अपनी चीज़ें जो मुझे अच्छी लग रही हैं वो करनी है बिना दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन किए, तो आप निकल जाओगे, तब आप इसमें निपुण हो जाओगे। शुरू में सबको दिक्कतें आती हैं दोस्तों, हमें भी आई थी और आज भी सीख ही रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुत एक्सपर्ट हो गए इसमें, लेकिन अब हमें ये समझ में आ गया कि दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन नहीं करना है, और इसमें एक्सपर्ट हो गए धीरे 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 धीरे। जहाँ गलती होती है हमें पता चलता जाता है कि हाँ यहाँ यहाँ हम गलतियाँ कर रहे हैं, तो धीरे 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 करने से फिर धीरे धीरे व्यक्ति एक्सपर्ट होता है। लेकिन हाँ, अब बचपन से जिस चीज़ की आदत है कि भाई ये चीज़ भी मेरी, वो चीज़ भी मेरी, अरे भाई ये सामान भी मेरा, गाड़ी भी मेरी, ये भी मेरी, सब छिन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर यही सब चीज़ें दिमाग में रही तो फिर अगली घनत्वता में जाना भी मुश्किल हो जाएगा। और दूसरी बात ये भी है, अगर इन चीज़ों से लगाव रहा तो आप अपने ऊपर काम कैसे करोगे, और अगर अपने ऊपर काम नहीं किया तो फिर आगे कैसे बढ़ोगे। इतना इतना सिंपल है इसको समझना। खैर, तो आगे रहा कहते हैं, हर इकाई के लिए उचित समय में सभी चीज़ें स्वीकार योग्य हैं, और अनुभव में, समझदारी में, स्वीकार करने में, फिर उसके दूसरों के साथ साझा करने में, यह सारी चीज़ें एक प्रकार की विकृति या कह लीजिए हिस्से से दूसरे प्रकार की विकृति यानी हिस्से की ओर जाती है, जो कि एक के नियम के काफ़ी अधिक अनुकूल होती है। तो दोस्तों वही वो कह रहे हैं कि जब तुम इसका इस्तेमाल करने लग जाओगे ना इन सब चीज़ों का, तो तुम धीरे धीरे चीज़ों को स्वीकार भी करने लगोगे, अनुभव भी तुम्हारे और अच्छे हो जाएंगे, और अच्छे अनुभव मतलब जिस भी अनुभव को लोगे ना उसको अच्छी तरीके से ले पाओगे, और समझदारी में भी तुम्हारी समझदारी भी बढ़ जाएगी, और तुम चीज़ों को स्वीकार भी करने लगोगे, क्योंकि जो चीज़ जैसी है वैसी है, आप कंट्रोल नहीं करोगे। अब जैसा हो रहा है वैसा हो रहा है, कंट्रोल नहीं करना है उसको। कंट्रोल करोगे तो तुम्हारा ही संतुलन खराब हो जाएगा। तो फिर आगे रहा कहते हैं, हम यह कहना चाहेंगे कि किसी भी इच्छा को नज़रअंदाज करना और उस पर काबू करना आसान है, बजाय इसे समझना या स्वीकार करना। इसके लिए धैर्य और अनुभव की आवश्यकता होती है, जिसमें स्वयं का तथा दूसरों की देखभाल और करुणा के साथ विश्लेषण यानी एनालिसिस करना होता है। तो दोस्तों ये देखो, किसी भी चीज़ को नज़रअंदाज भी किया जा सकता है, उस पर काबू भी पाया जा सकता है। ये हो सकता है, कर ले कोई व्यक्ति, ठीक है, कि हाँ जी इसकी इच्छा हो रही है इसको छोड़ देता हूँ, जी उसकी इच्छा हो रही है उसे छोड़ देता हूँ, उसे काबू करने की भी कोशिश कर भी सकता है कोई व्यक्ति अगर चाहे तो। कह रहे लेकिन उसको समझना कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे का मूल कारण क्या है, वो करना, फिर उसको स्वीकार करना, अच्छा इस मूल कारण की वजह से था, तो अब देखता हूँ करना है या नहीं करना है, और जैसे करना है या नहीं कर, अगर करने की इच्छा है तो फिर कर, लेकिन दूसरों की आज़ादी के उल्लंघन का ध्यान रख, और अगर नहीं करना है तो कोई बात नहीं, वो अनुभव नहीं तो कोई और अनुभव आएगा फिर। और वो कह रहे हैं आगे, इसके लिए धीरज और अनुभव की आवश्यकता होती है। धीरज, वास्तविकता में जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना उनके अंदर धीरज धीरे धीरे आ ही जाता है, अपने आप ही आ जाता है, ठीक है। और रही बात अनुभव की, जैसे जैसे आप अनुभव लेते चले जाओगे अनुभव भी धीरे धीरे आते चले जाएंगे आपके पास। आप जैसे जैसी चीज़ें मांगते जाओगे अपनी ध्यान अवस्था में, वैसी वैसी चीज़ें आपको मिलती चली जाएंगी, और वैसे वैसे अनुभव भी आपको होने शुरू हो जाएंगे। और इसमें दूसरों की देखभाल यानी दूसरों का ध्यान रखकर और उनसे प्रेम और प्यार से, करुणा के साथ इस बात को एनालिसिस करना कि हाँ इसमें प्रेम कहाँ है, हर चीज़ में प्रेम कहाँ है। अगर ऐसे ढूंढे कोई तो रचयिता की तरफ निकल जाएगा, वरना थोड़ी सी दिक्कतें आ सकती हैं, परंतु ऐसा नहीं है ये किया नहीं जा सकता, आसान है करना, मुश्किल नहीं है। बस अपने ऊपर ध्यान रखना है, दूसरे पर नहीं, दूसरे की बस आज़ादी का ध्यान रखना है। तो अगला सवाल डाउन करते हैं, मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसी भी दूसरी इकाई या व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छा का उल्लंघन एक के कानून के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्या आप इसके अलावा किसी और नियम के बारे में बता सकते हैं जिससे कि नहीं तोड़ना चाहिए? तो रा कहते हैं, जब कोई स्वतंत्र इच्छा को जानने की तरफ आगे बढ़ता है उस समय उसके अंदर बुद्धिमान ऊर्जा बनती है, उसे अपनी बुद्धिमानी से संतुलित करना होता है। ये भी देखना होता है कि उसका कर्म, उसके वातावरण तथा वह चीज़ जो प्रकृति है
तथा वह चीज़ जो मानव निर्मित है वहाँ किसी भी तरह से आज़ादी का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति दूसरों की आज़ादी का ध्यान रखने लग जाता है ना, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली रचयिता की बुद्धिमानी आने लग जाती है, क्योंकि रचयिता कभी भी किसी की आज़ादी का उल्लंघन नहीं करते। वो ये देखते हैं इसे चाहिए क्या, इसे जो चाहिए ना इसे कर लेने दो, जब ये कर लेगा ना तो उसके बाद आएगा तो मेरे पास ही, ठीक है। फिर अब ये दोबारा रिपीट करेगा, या तो पीछे चला जाएगा या रिपीट करेगा, यही कर सकता है, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकता। या तो क्लास में फेल हो जाएगा, ठीक है, फेल हो गया तो क्लास रिपीट करेगा, बाकी बच्चे आगे चले जाएंगे, ठीक है, यही हो सकता है इसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा। और ये क्या मांग रहा है उसको वही दिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि जो वो नहीं मांग रहा और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे चले जा रहा है और रचयिता की बुद्धि से जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि रचयिता क्या चाहते हैं या फिर रचयिता की बुद्धिमानी कैसे काम करती है। उसके हिसाब से अगर काम करेगा ना तो चांसेस कम है कि उससे गलतियां कम हो, मतलब गलतियां हों, ऐसे बहुत कम चांसेस हैं उससे हों। तो वो कह रहे हैं कि तब और दोनों चीज़ें ये भी देखनी चाहिए कि जो भी वो कर रहा है क्या उसका असर उसके वातावरण, जो कि प्राकृतिक चीज़ें हैं, और जो कि मानव निर्मित चीज़ें हैं, मतलब इंसानों के द्वारा बनाई गई, कह रहे हैं उसमें भी तो कहीं किसी की आज़ादी का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। फिर वो आगे कहते हैं, इस प्रकार उन विकृतियों या हिस्सों से बचना है जिसमें ऊर्जा का फोकस प्रेम प्रकाश की तरफ ना हो। इसमें लोगों के प्राकृतिक वातावरण की जरूरत को जानने की कमी, दूसरों की आवश्यकता को जानने की कमी भी शामिल है। यह कई मानव निर्मित परिसर की विभिन्न विकृति के कारण है, जिसमें उस इकाई की बुद्धिमानी और जागरूकता ने उपलब्ध ऊर्जाओं का प्रयोग करने का एक तरीका चुना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे पता है क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि देखो इस इन चीज़ों से बचना है कि भाई तुम दूसरों की, पहली बात तो ये तुम दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन मत करो, दूसरा रचयिता के प्रेम और रोशनी में की तरफ जाना है तुम्हें, ठीक है, ये और वो भी तुम्हारी इच्छा है, जाना है नहीं जाना है, नहीं जाना तो कोई बात नहीं, जैसे चल रही है वैसे चलने दो, 26,000 साल की साइकिल आएगी, कर लेना रिपीट, धीरे 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 आते रहना, जिनको निकलना होगा वो निकल जाएंगे, ऐसे ही तो होगा। तो फिर वो आगे कहते हैं, इसमें प्रकृति के वातावरण की जरूरत को जानने की कमी, मतलब अगर आपने अपने वातावरण को भी नहीं समझा और दूसरों की इच्छा क्या है, आवश्यकता क्या है, ये भी जाननी है। ऐसे नहीं कि हमारा, देखो दोस्तों होता क्या है ना, हमारा, हम दिल के बहुत अच्छे लोग होते हैं सारे के सारे, हमें नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति दिल का बुरा है, लेकिन उसको ये लगता है कि सामने वाले को ये चाहिए, लेकिन ये गलत तरीका है इस चीज़ को करने का। जब तक सामने वाला मुंह से बोल के मांगे नहीं तब तक उसको देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हो सकता है वो उस चीज़ को ले, हो सकता है वो उस चीज़ को ना ले। अगर ना ले तो आपकी ऊर्जा व्यर्थ गई, अगर ले तो फिर ये एक तुक्का सा हो जाता है कि हाँ लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो कोई बात नहीं। तो सोचना है कि हाँ यार ये ना बिल्कुल इस हिसाब से करना, जब ये मांगेगा तो इसको मिल जाएगा इस तरीके से। और वो पता चल जाता है, जब एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं ना तो धीरे धीरे पता चल जाता है कि हाँ अगर ये कुछ मांग रहा है तो इसको दे दो, अगर, और जब मांगे तो फिर मना मत करो, अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ है तो तब तो उसको दो, तभी तो सेवा होगी, अदरवाइज सेवा कैसे होगी। और इसमें वो ये भी कह रहे हैं कि मानव निर्मित काफ़ी सारी चीज़ें हैं, अब जैसे कहीं हो गया टीवी फ़ोन ये वो दुनिया भर की सारी चीज़ें हो गई। अब आपने नोटिस भी किया होगा, हम लोगों की आदत होती है कि हमें जो चीज़ पसंद है ना वो फट से फॉरवर्ड कर देते हैं हम सामने वाले को। सुबह हुई नहीं, ले गुड मॉर्निंग का मैसेज, दिन में गुड आफ्टरनून का मैसेज, शाम को गुड इवनिंग का मैसेज, और रात में अगला सोने जा रहा है ले गुड नाइट का मैसेज, वो सोने के लिए जा रहा है यहाँ से गुड नाइट का मैसेज। तो इसमें होता क्या है ना, हमें पता नहीं चलता लेकिन दूसरे की आज़ादी का उल्लंघन हो रहा होता है। आपने नोटिस भी किया होगा कुछ वक्त के बाद ना वो व्यक्ति उसके जवाब ही देना बंद कर देता है। वो इसलिए जवाब देना बंद कर देता है क्योंकि फिर वो कहता है यार इसने तो हद ही मचा दी है, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, रुक ही नहीं रहा है, अपने ऊपर इसका कोई संतुलन ही नहीं है। इस वजह से वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो आप किसी से ये बोल सकते हो, जैसे हमने कहा कि रचयिता ने का तरीका क्या है काम करने का, आप किसी सामने वाले से बात करके उससे किसी तरीके से पूछ सकते हो कि क्या तुम्हें ये चीज़ पता है। अगर उसने कहा नहीं पता है तब उसे दे सकते हो, और वो भी धीरे धीरे करके। एकदम से किसी के ऊपर सब कुछ डाल दिया तो बेचारा वहीं ढेर हो जाएगा, वो नहीं कर पाएगा। और ये हमने दोस्तों व्यक्तिगत करके देखा है, इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं। हमारी मतलब व्यक्तिगत ही हम लोगों को ये पता चला कि यदि किसी को कोई जानकारी चाहिए तो एकदम से पूरी उठा के मत दो, उसे धीरे धीरे दो, धीरे धीरे दो। अगर आपने एकदम से उठा के दे दी उससे डाइजेस्ट ही नहीं होगी, और जब उससे डाइजेस्ट नहीं होगी वो या तो वो उसे छोड़ देगा या वो नज़रअंदाज करके इधर उधर हो जाएगा, उसमें उसी का नुकसान हो जाएगा। आप करना तो उसका अच्छा चाहते हो लेकिन हो जाएगा उसका नुकसान, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से चलना पड़ता है संतुलन बना के। तो आगे राह कहते हैं, इस प्रकार एक इकाई के साथ जो अनुचित है वह दूसरों के लिए उचित भी हो सकता है। हम यह सुझाव देते हैं कि
दूसरों को भी खुद की तरह जानने की कोशिश करना है और इस प्रकार वह क्रिया कर सकते हैं जिसकी आवश्यकता दूसरों को होती है। दूसरों की बुद्धिमानिता और जागरूकता द्वारा यह किया जाता है। कई मामले में इसमें स्वतंत्र इच्छा की विकृति का उल्लंघन करना शामिल नहीं है। हालांकि यह सेवा एक नाजुक मामला है और करुणा, संवेदनशीलता और सहानुभूति की क्षमता मानव निर्मित बुद्धिमानी और जागरूकता की विकृति से बचने में सहायक है। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर भी उन्होंने कह दिया कि एक चीज़ जो किसी के लिए सही हो, किसी के लिए गलत भी हो सकती है। हो सकता है आपके लिए सही हो वो चीज़, लेकिन दूसरे के लिए भी तो गलत भी तो हो सकती है। या हो सकता है आपके लिए जो चीज़ गलत हो दूसरे के लिए सही हो। तो इसमें तो आप जज बन रहे हो ना। आप जज थोड़ी ना हो, जज तो रचयिता है। रचयिता भी जज नहीं है। रचयिता तो एल्गोरिदम लगा रखी है कि तुम इधर इस साइड में चले जाओ, या वो खुद की सेवा वाले रास्ते पे चले जाओ, या दूसरों की सेवा वाले रास्ते पे चले जाओ। अंत में मिलोगे सारे आके मुझसे ही, कोई लेट आएगा कोई जल्दी आएगा, बस यही है। और फिर वो ये कहते हैं कि दूसरे को हमेशा खुद की तरह जानने की कोशिश करो। कहने का मतलब उसके जूते में पैर रख के सोचो एक बार कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं कैसा महसूस कर रहा होता। तो अगर ये पता हो जाता कि हाँ इसकी जगह पे मैं होता तो मैं ऐसा महसूस करता, तब आपसे चांसेस कम है कि कोई गलतियां हो जाए, बहुत ही कम होता है। वो कह रहे हैं ना कि इसमें क्या कहते हैं, स्वतंत्र इच्छा की विकृति का उल्लंघन करना शामिल नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि तुम जब ऐसे सोचने लग जाते हो तो फिर दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन कम ही होता है। आदत तो खैर बचपन से हम लोगों को है कि दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन करें, लेकिन वो इसलिए था क्योंकि तब तक ज्ञान नहीं था। अब तो ज्ञान है ना आपके सामने, एटलीस्ट वो तो किया जा सकता है कि प्रैक्टिस तो किया जा सकता है। एक की सेवा कर देना सबकी सेवा कर देना होता है। ये ज़रूरी नहीं कि सभी की सेवा करने के लिए निकलो, लेकिन एक की करो, लेकिन ढंग से करो, बस इतना होता है। और फिर वो आगे कहते हैं कि ये दूसरों की सेवा का जो काम है ना, वो बड़ा नाजुक मामला है। मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कंपैशन और दूसरे के लिए की सहानुभूति और जो इंसान का जैसा दिमाग होता है ना, उन सब चीज़ों के अंदर जितने भी इतने डिवीजन और विभाजन है ना, उनसे बचते हुए करना ही है। डिवीजन के अंदर नहीं होना चाहिए ये। तो आगे रहा कहते हैं, क्षेत्रीय कार्य क्षेत्र जिसे समाज कहते हैं ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसे देखभाल की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह विशेष ग्रह में लोगों का विशेष सम्मान कर्तव्य है जो कि अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार समाज की सहायता करने के लिए प्रयास करते हैं। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर भी कह दिया कि ऐसा नहीं है तुम्हें पूरे समाज के लिए सोचना है, तुम किसी एक के लिए भी सोचोगे ना तो भी हो जाएगा। लेकिन ये सम्मान और कर्तव्य की बात होती है कि कोई अपनी इच्छा का इस्तेमाल करते हुए दूसरों के लिए कार्य करे, ठीक है। और दूसरों के लिए अगर कार्य कर रहा है तो जब दूसरों के लिए कार्य करना निकलेगा ना, तो धीरे धीरे उसका भी अपना एक समाज बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो एक की करेगा, वो दूसरों की करेगा, वो तीसरे की करेगा। ऐसे करते 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 एक समाज बन जाता है जिसे सोशल मेमोरी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो इसमें जैसे कि अब हम लोग लॉ ऑफ वन है, ठीक है, लॉ ऑफ वन का ही उदाहरण लेके चल लेते हैं। जब हम लोग लॉ ऑफ वन 8 साल पहले कर रहे थे, हमें नहीं पता था कि हम लोग इतने लोगों से मिल पाएंगे, ठीक है। और अब तो पता नहीं कितने लोगों से मिल लिए हम लोग, और कितने लोगों से जान पहचान भी हुई, कितने नए नए तरीके के लोगों को जाना। आज की डेट में वो लोग अपनी अपनी चीज़ें कर रहे हैं, लॉ ऑफ वन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनका खुद का छोटे 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 समाज बने हैं सबके। सबको समझ में आया कि इन इन चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, रचयिता की दी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में एक बड़ा समाज भी बन जाता है, ऐसे में छोटे छोटे समाज भी बन जाते हैं। तो समाज बड़ा हो या छोटा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या वो समाज किस दिशा में जा रहा है उससे फर्क पड़ता है। अगर वो गलत दिशा में निकल गया, खैर गलत और सही तो कुछ भी नहीं है, या तो खुद की सेवा की दिशा में जाएगा या दूसरों की सेवा की दिशा में जाएगा, बस ये दो चीज़ें हो सकती हैं। फिर आगे रहा कहते हैं, इस प्रकार आपके पास दो सरल निर्देश हैं। प्रकृति में व्यक्त बुद्धिमान ऊर्जा के बारे में जागरूकता, स्वयं में व्यक्त बुद्धिमान ऊर्जा के बारे में जागरूकता साझा करने के लिए जब यह इकाई द्वारा सामाजिक परिसर के साथ उचित लगता है। और आपके पास एक असीम रूप से सूक्ष्म और विभिन्न विकृतियों का समूह है जिसके बारे में आप जागरूक हो सकते हैं। अर्थात स्वयं और दूसरों के संबंध में विकृतियां स्वतंत्र इच्छा से संबंधित नहीं हैं, लेकिन सामंजस्य पूर्ण संबंधों द्वारा दूसरों की सेवा के रूप में दूसरों के लिए अधिक लाभ होगा। तो वो कह रहे कि देखो, इसलिए इसमें दो तरीके होते हैं कि एक तो ये कि प्रकृति के अंदर जो बनी हुई है ऊर्जा, बुद्धिमान ऊर्जा, मतलब पेड़ पौधे अपनी इच्छा से उग रहे हैं, नदी अपनी इच्छा से चल रही है, बर्फ अपनी इच्छा से गिर रही है, सारी चीज़ें अपनी अपनी इच्छाओं से हो रही हैं, ठीक है। और इसी तरीके से अपने ऊपर भी देखना है कि हाँ भाई मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं। इसी तरीके से ये देखना है इस समाज में भी सभी की अलग 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 इच्छाएं हैं। अब आप सबकी तो पूरी नहीं कर सकते,
लेकिन किसी एक की तो कर सकते हो, और जो एक होगा ना बिल्कुल आपके जैसा ही होगा, लगभग मिलता जुलता। यदि आपके जैसा मिलता जुलता होगा तभी ही आप उसकी मदद कर पाओगे। अगर आपके जैसा मिलता जुलता नहीं है तो आप उसकी मदद नहीं कर पाओगे। और इसका दुख भी होता है हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दुख भी आता है कि यार मैं तो अपने, क्योंकि हम लोगों से पूछा था कई लोगों ने, हम तो अपने अपने लोगों की ही, अपने परिवार की भी करना चाह रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हम क्या करें, वो तो हमारी सुनते ही नहीं है। उसका कारण था कि पहले ही लेवल पे उनकी आज़ादी का उल्लंघन कर दिया गया, कि सीधा ही उठा के एक का ज्ञान उनको दे दिया गया कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। किसी को डराना भी उसकी आज़ादी का उल्लंघन है। किसी भी तरीके से किसी को डराया जाना उसकी आज़ादी का उल्लंघन है। तो डराओ मत, प्यार से उसे बता दो। अब वो डरे या ना डरे वो उसकी इच्छा है, लेकिन सीधी सी बात है कि आप अपनों की भी अगर मदद कर रहे हो ना तो उनसे भी पूछ पूछ के ही कर सकते हो आप, ये नहीं कि आप उनकी आज़ादी का उल्लंघन कर दो। और आपके समाज में जितने लोग हैं ना उनसे भी पूछ पूछ के ही करो। जनरली ये होता है, देखो दोस्तों, हमने भी देखा है कि जो व्यक्ति पूछ पूछ के काम कर रहे होते हैं ना, उनको ये सोचा जाता है कि हाँ इसको तो कुछ आता ही नहीं है, हाँ इसको तो कुछ आता नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको कुछ नहीं आता है। अगर अनुभव के लेवल पे देखा जाए ना तो उसको आपसे ज़्यादा आता है, क्योंकि वो पूछे ही जा रहा है, पूछे ही जा रहा है, पूछे ही जा रहा है, सवाल उसके पास बहुत हैं। और जिसके पास सवाल ही नहीं है इसका मतलब अज्ञानता में है, इसका मतलब सीखने की इच्छा नहीं है उसके अंदर। और जिसके अंदर सीखने की इच्छा नहीं है उसके अनुभव भी ज़्यादा नहीं हो सकते, लिमिटेड ही होंगे उसके अनुभव। उन्हीं अनुभवों का इस्तेमाल करके वो अपनी सारी चीज़ें जज कर रहा होगा और उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा होगा। ये ही होता है मैक्सिमम केसेस में जो देखा गया है। तो खैर दोस्तों, इस सत्र को अब हम यहीं समाप्त करते हैं, और जैसे कि राह हमेशा कहते हैं, अब हम आपको उसे एक अनंत रचयिता के प्रेम, उसकी रोशनी, उसकी शक्ति और उसकी शांति में छोड़कर चलते हैं। आद ने हमारे भाइयों, आद ने वासु। धन्यवाद।